Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Mind Blowing Accounting. Today I am going to discuss with you Money chapter. इस चैप्टर को समझने से पहले हमें सीसी इकोनॉमी को समझना होगा. C stands for commodity. CC economy is the one in which commodities are exchanged for commodities. ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे हम कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज करते हैं. सामान के बदले सामान. पुराने टाइम में होता था ना कि हम कोई चीज़ दे के दूसरे से कोई दूसरी चीज़ ले लेते थे. जैसे गेहूं के बदले चावल, शुगर के बदले सोल्ट. इस तरह से क्या होता था, सामान के बदले सामान लेते थे एक दूसरे से लोग. पुराने टाइम में मनी होता नहीं था, तो उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सीसी इकोनॉमी. और इसका दूसरा नाम क्या है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी हम इसको बोल सकते हैं. लेकिन इस सिस्टम की कुछ ड्रॉबैक्स थी. ड्रॉबैक्स मीन्स कुछ कमियां थी. जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. एक ही टाइम पे दो लोगों की ज़रूरतें एक साथ पूरी होनी चाहिए. जैसे मुझे किसी से क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, तो मुझे कोई ऐसा पर्सन ढूंढना होगा जिसके पास ब्रेड हो. लेकिन दूसरे बंदे को क्या चाहिए, गोल्ड. तो उसी टाइम पे मेरे पास क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए, गोल्ड. लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है. अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी. तो ये इसकी क्या थी, एक ड्रॉबैक थी. दूसरी ड्रॉबैक क्या है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. कोई एक कॉमन यूनिट नहीं था जिसमें हम कमोडिटीज़ की वैल्यू को बता पाए. आज के टाइम पे तुम अपने हाउस की वैल्यू बता सकते हो 1 करोड़, अपनी कार की वैल्यू बता सकते हो 20 लाख 30 लाख. लेकिन पुराने टाइम पे क्या था, बता ही नहीं सकते थे. अगर किसी के पास कोई चीज़ है, वो कैसे बताएंगे कि हमारे पास कितने का है. तो पुराने टाइम में ऐसा भी होता होगा कि जो ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ है उसको हम कम वैल्यू वाली चीज़ से क्या कर लेंगे, एक्सचेंज. और जो लोग चालाक हैं वो उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं. नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट. आज के टाइम पे हम इजीली फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब बार्टर सिस्टम था ये इजी नहीं था. सपोज दैट उस टाइम पे अगर हमें फ्यूचर पेमेंट करना होता तो हम कैसे करेंगे. आज हमारे पास वेजिटेबल है. जिस बंदे का काम होगा, जिस पर्सन का काम होगा वेजिटेबल का, वो वेजिटेबल स्टोर करके कैसे सेल करेगा. आज तो वेजिटेबल फ्रेश है, लेकिन बाद में तो ये क्या है, पेरिसेबल है. पेरिस हो जाएगी और वो स्टोर करके रख भी नहीं पाएगा. और नेक्स्ट ड्रॉबैक है इसका, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. स्टोर करने में भी क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी. स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के टाइम पे वैल्यू को स्टोर करना मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो हमें चीज़ों को स्टोर करना पड़ता था. उसके लिए स्पेस भी लगता था, उसको हमें सेफ भी रखना होता था. ये प्रॉब्लम थी. दूसरा, ट्रांसफ़र करने में भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरे ले जाने में क्या होती थी, दिक्कत होती थी. तो ये सब क्या थी, बार्टर सिस्टम की क्या ड्रॉबैक्स थी. इन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ. आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि इन्हीं ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए मनी का एवोल्यूशन हुआ. सो व्हाट इज मनी, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट. अब एक एक करके हम समझते हैं. मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज के लिए एक मीडियम है. आज के टाइम पे अगर तुम्हें कुछ परचेज़ करना है, तो उसी टाइम पे तुम्हें कुछ भी सेल करने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें परचेज़ करना है तो तुम सिंपली पे करोगे, पेमेंट करोगे किससे, मनी से, और परचेज़ कर लोगे. इन द सेम मैनर अगर आप कुछ सेल करना चाहते हो तो आपको सिर्फ सेल करना है, परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है. उसी टाइम पे सेल करोगे और मनी रिसीव करोगे. तो इसलिए मनी ने क्या काम किया, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया और अब ट्रांजैक्शन इजीली हो सकती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है मनी का, स्टोर ऑफ वैल्यू. आज के टाइम पे मनी के एवोल्यूशन होने की वजह से हम इजीली अपनी मनी को स्टोर कर सकते हैं. और अभी जैसे कि आपको पता है 2000 रुपीज़ वाले नोट हैं, इजीली आप थोड़े से ही स्पेस में बहुत सारी मनी को स्टोर भी कर सकते हैं, बैंक में भी स्टोर कर सकते हो. तो स्टोर ऑफ वैल्यू क्या हो गया है, ईजी हो गया है. नेक्स्ट है अ मेजर ऑफ वैल्यू. अब आप इजीली अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को मनी में डिफाइन कर सकते हो. आप बता सकते हो, अगर आपके पास पेन है, पेन की वैल्यू क्या है, आपकी कार की वैल्यू क्या है, आपके गोल्ड की वैल्यू क्या है, आपकी एसेट की वैल्यू क्या है.
आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, लेकिन जब मनी नहीं था तब नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। आज के टाइम पे स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट क्या है? इजी। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर में पेमेंट करना। अब आसान है, अब लोग लोन पे क्या करते हैं, घर भी ले सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो इजीली, इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि अब अकाउंटिंग ईजी हो गई मनी की वजह से। एग्जाम्पल क्या है मनी का? मनी का एग्जाम्पल है अ रुपी इन इंडिया। बेसिकली मनी वही है जिसको गवर्नमेंट क्या बोल दे, लीगल टेंडर। इंडिया में लीगल टेंडर किसको बोला हुआ है? रुपी को। और यूएसए में क्या है? डॉलर। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? मेन फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन है मनी के, और जो अदर फंक्शन है वो किस में चले जाएंगे? सेकेंडरी फंक्शन में। मेन फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का? फर्स्ट वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। सेकेंड वन इज मेजर ऑफ वैल्यू, हम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ये दो इसके बेसिक फंक्शन है। और सेकेंडरी फंक्शन में बाकी तीन आ जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। नाउ फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी में फर्स्ट है फेट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। फेट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। फेट मनी वह मनी है जिसको किसने इशू किया है? गवर्नमेंट ने। लाइक नोट्स एंड कॉइन्स। फेट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। जिस मनी को गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू किया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं? फेट मनी। जैसे गवर्नमेंट की अथॉरिटी से किसको इशू किया गया है? नोट्स और कॉइन्स को। इंडिया में नोट्स और कॉइन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फेट मनी। और फिड्यूशरी मनी की अगर हम बात करें तो फिड्यूशरी मनी वो मनी होता है जिसको हम एज अ मनी ट्रीट तो करते हैं, लेकिन किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। सो fiduciary money is that money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the payee। पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट होने की वजह से जिसको हम मनी की तरह यूज करते हैं, वो मनी नहीं है लेकिन हम उसको मनी की तरह यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिड्यूशियरी मनी। एग्जांपल क्या है? चेक। चेक क्या है? अ पीस ऑफ पेपर, लेकिन हम उसको मनी की तरह यूज तो करते हैं, लेकिन किस वजह से? ट्रस्ट होने की वजह से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिड्यूशियरी मनी। सेकंड, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड की मनी की अगर मैं बात करूं तो फुल बॉडीड मनी के अंदर क्या होता है? मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू। एक मनी वैल्यू होती है और दूसरी क्या होती है? कमोडिटी वैल्यू। और ये दोनों इसके अंदर क्या होंगी? बराबर होंगी। मनी वैल्यू का मतलब क्या है? जो कॉइन्स या नोट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं मनी वैल्यू। और कमोडिटी वैल्यू का मतलब क्या है? जो उसमें मटेरियल यूज हुआ है। पुराने टाइम में क्या होता था? सिल्वर कॉइन्स होते थे, जितना सिल्वर यूज हुआ है उतनी ही उसकी वैल्यू होती थी, उतना ही उस पर लिखा होता था। जितना उसमें मटेरियल यूज हुआ है उतनी ही उसकी वैल्यू होती थी। तो उसको क्या बोलते थे हम? फुल बोर्डेड मनी, क्योंकि उसमें मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के बराबर था। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है? मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। जितना मटेरियल मनी के अंदर यूज हुआ है वो उसकी मनी वैल्यू से क्या है? कम है। 2000 रुपीज़ का जो नोट है उसमें जो पेपर यूज हुआ है वो 2000 रुपीज़ का नहीं है, लेकिन उस पर 2000 रुपीज़ लिखा हुआ है और हम उसको 2000 रुपीज़ की तरह यूज करते हैं, तो मनी वैल्यू क्या हुई? ज़्यादा। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट मनी। एंड नेक्स्ट वन इज मनी सप्लाई। व्हाट इज मनी सप्लाई? इसको स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। It refers to the total stock of money held by the public of a country at a point of time। ये स्टॉक ऑफ मनी है जो किसके द्वारा हेल्ड किया जाता है? पीपल ऑफ कंट्री। कंट्री के लोगों के पास जितना स्टॉक है मनी का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसी को हम मनी सप्लाई बोल देंगे। लेकिन ये बात याद रखना, लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास नहीं, आरबीआई के पास नहीं, सिर्फ किसके पास? लोगों के पास। सप्लायर ऑफ मनी को कंसिडर इधर नहीं करेंगे। और क्योंकि इसमें बात हुई है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की, तो इसलिए ये क्या है? स्टॉक कंसेप्ट। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। अब हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई देखते हैं।
As we know, there are four measures of money supply: M1, M2, M3 and M4. लेकिन आपके जो सिलेबस में M1 ही है। सो हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ M1 पढ़ना है। M1 इज इक्वल्स टू C प्लस डी डी प्लस ओ डी। M1 किसके बराबर होता है? C प्लस डी डी प्लस ओ डी। और व्हाट इज C? C इज करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। जो पैसा लोगों के पास है, लोगों की पॉकेट में है, लोगों के घरों में है, जो उनके पास है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। और व्हाट इज डीडी? डीडी मीन्स डिमांड डिपॉजिट। तो लोगों का पैसा बैंक में है, लेकिन वो किसी भी टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, एटीएम से निकाल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड डिपॉजिट। एंड नेक्स्ट वन इज अदर डिपॉजिट। ओडी स्टैंड्स फॉर अदर डिपॉजिट। नाबार्ड, आईएमएफ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर इंस्टीट्यूशन है, इनका पैसा जो आरबीआई के पास होता है उसको हम क्या बोलेंगे? अदर डिपॉजिट। और अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें? M1। अब हम सप्लायर ऑफ मनी की बात करते हैं। देयर आर 3 सप्लायर ऑफ मनी इन इंडिया: द गवर्नमेंट, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। यही तीनों क्या करते हैं? सप्लायर ऑफ मनी है इंडिया के अंदर। और आरबीआई के बारे में बैंकिंग में ज़्यादा बात होगी, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस कर रही हूँ। इंडिया के अंदर 1 रुपी कॉइन को कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा जितने भी नोट्स वगैरह हैं उनको इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट छापने के लिए क्या मेंटेन करना पड़ता है? मिनिमम रिजर्व। और वो मिनिमम रिजर्व कितना होना चाहिए? 200 करोड़ रुपीस। और किसकी फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है? गोल्ड प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज। एंड गोल्ड कितना होना चाहिए? 115 करोड़। तो ये था हमारा मनी चैप्टर। तो यहाँ पे मेरा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।